हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने अपनी लास्ट क्लासेस में इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में जाना था, पढ़ने का प्रयास किया था, जिसमें हमने बहुत से पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण अभी हम पढ़ेंगे, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, इन सब बातों को जाना था। और पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेखों के बारे में, हमने सिक्कों के बारे में, इस तरह के कुछ मृत भांडों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में जितना भी पढ़ा वो हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमारे एग्जाम में उससे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, वो चैप्टर पढ़ना हमारा तभी सार्थक माना जाता है जब उससे संबंधित आए हुए क्वेश्चंस को हम सही कर पाएं। करने का मतलब नहीं, बल्कि हम क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाएं, तब हमारा वो पढ़ना सार्थक हो जाता है। लेकिन यदि चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सही नहीं कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें यह लग रहा है कि अरे इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब यह है हमारी पढ़ाई में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और बिल्कुल सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं, तो यदि हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं या चैप्टर तैयार कर लेते हैं, तो अभी हमारी तैयारी अधूरी है। जब तक हम उस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चंस या आने की संभावना जिन क्वेश्चंस की है, उन क्वेश्चंस को हम सही नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारी पढ़ाई अधूरी मानी जाती है। जब हम ये देख लेते हैं कि हम क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब हम अपनी तैयारी सही तरीके से और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। अब देखिए, अगर आपको वेदांगों से संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपको वेदांगों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट क्लास में वेदांग पूरे डिटेल में पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि वेदांग की संख्या 6 है, 6 वेदांग हैं। अब आपको अगर पिछली क्लासेस मेरी आपने देखी हो, तो आपको याद हो आ रहा होगा कि सर ने तो वेदांत भी पढ़ाया था। तो फिर वेदांत और वेदांग में क्या अंतर है, वेदांत और वेदांग में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था कि जो उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, ये वेदों का अंतिम भाग है। ये कैसे भाग है, ये वेदों का अंतिम भाग है। और इसी कारण इनको वेदांत कहा जाता है। किनको? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। लेकिन वेदांग क्या है, ये अलग हैं। वेदांगों की संख्या मैंने आपको 6 बताई थी। और कौन कौन से वेदांग मैंने आपको बताए थे? पहला मैंने आपको बताया था शिक्षा, दूसरा मैंने आपको बताया था कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। इस तरह से मैंने आपको 6 वेदांग बताए थे। अब इन वेदांगों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं भी थी, वो आप लास्ट क्लासेस में जाकर देख लेंगे। यहां पर थोड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो था ज्योतिष। ज्योतिष जो है, ये खगोल शास्त्र से संबंधित था। खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान से संबंधित था। और इसी को, ज्योतिष को, वेदांग की आंख कहा जाता है। वेदों की आंख। ठीक, इतनी जानकारी मैंने आपको बताई थी। अब जब हमें 6 वेदांगों के बारे में पता है कि वेदांग 6 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। आप देख लीजिए भाई, कल्प, ये कल्प तो है वेदांग।
शिक्षा, शिक्षा पहला वेदांग है। निरुक्त, निरुक्त भी चौथा वेदांग है। तो मीमांसा ये वेदांग नहीं है। तो फिर आपके मन में आएगा कि ये मीमांसा क्या है, तो हम लोग इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था षड दर्शनों के बारे में। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो उसमें षड दर्शन पढ़ाए। षड दर्शन कौन कौन से थे, जरा देखेंगे। षड दर्शनों में पहला दर्शन है सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत। ठीक, इस प्रकार से षड दर्शन है। कितने दर्शन? 6 दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब आप देखिए कि पूर्व मीमांसा, ये जो मीमांसा है ये क्या है? ये षड दर्शन है। ये वेदांत नहीं है, ये क्या है? षड दर्शनों का एक भाग है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? कौन सा वेदांग नहीं है? तो ये जो पूर्वी मीमांसा है ये वेदांत नहीं, वेदांग नहीं है। ये क्या है? ये षड दर्शनों का एक भाग है। तो जब भी हम कोई चैप्टर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पीछे पड़ी गई थ्योरी को रिवाइज करने का प्रयास करता है। दूसरी बात क्या होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ये हम लोग समझ पाते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है क्वेश्चन की, ये भी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छा करके पढ़ा, आपने क्वेश्चंस किए नहीं, मतलब प्रैक्टिस की नहीं, तो अब क्या होगा? जब आप एग्जाम में जाएंगे और लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो आपको आंसर करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और वहीं जब आपने घर पे उसी चैप्टर से संबंधित, उस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं, तो इसका मतलब वहां जाकर आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो हमने करे ही थे, आराम से आप आंसर कर पाएंगे। और नए नए फैक्ट्स के बारे में भी हमें क्वेश्चंस के दौरान पता लगता है। जैसे कोई भी आप बुक ले लेते हैं, आप घटना चक्र की कोई बुक ले ली, उसमें क्वेश्चन के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, उस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़िए, हो सकता है कोई नया पॉइंट आपको मिल जाए, तो नॉलेज इनरिच होती है इससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कि ऋग्वेद से हमें प्राचीन आर्यों के बारे में, सबसे पहले आर्यजन जब भारत में आए, ये लगभग इसका काल जो माना जाता है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर चलो मैं आपको अलग से समझाने का प्रयास करता हूं, प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए क्या बताएंगे। मैं आपको बता रहा था ऋग्वेद के बारे में। चार वेदों में ऋग्वेद, ऋग्वेद का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि कितने वेद थे, तो चार वेदों के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद और चौथा था अथर्ववेद। ठीक, मैंने आपको बताया था इन वेदों के संकलनकर्ता, इनके संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास इनके संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास। और इनको चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया था? संहिता। और इसमें इन तीनों को कहा जाता है वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। हमारा क्वेश्चन था कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है। मैंने आपको बताया था कि 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। और 9वें मंडल में ही 9वें मंडल में एक कथन है अंगिरस का। अंगिरस का एक कथन है, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली है। यह कथन किसका है? अंगिरस का। और यह किस में दिया गया है? इस कथन का वर्णन 9वें मंडल में किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन 7वें मंडल के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 7वें मंडल में मैंने आपको बताया था 7वां मंडल। 7वें मंडल के रचयिता मैंने आपको बताए थे वशिष्ठ। 7वें मंडल के रचयिता हैं। और 7वां मंडल देवता वरुण, वरुण देव को समर्पित है। यह भी मैंने आपको बताया था। किनको समर्पित है? वरुण देव को। और इसी मंडल में 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। अब ये 10 राज्य युद्ध जो हुआ था, किन किन के बीच लड़ा गया था? भरत और पुरु कबीले के बीच। भरत और पुरु कबीले के बीच ये लड़ा गया था। भरत कबीले के नेता थे सुदास और इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। ठीक। और पुरु कबीले में 10 राजाओं का एक संघ था। 10 राजाओं का संघ था एक। ठीक। और इसके बाद में इसके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ, यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। और इस रावी नदी को ऋग्वेद में परुष्णी कहा जाता है। परुष्णी, या कहीं आपको पुरुषनी मिले तब भी कोई बात नहीं है। ऋग्वेद में रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता है। रावी नदी के तट पर यह 10 राज्य युद्ध हुआ था। इसमें भरत कबीला विजयी रहा। और भरत कबीला विजयी रहा, इसीलिए इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। ठीक। इतनी बातें आपने जानी 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में हमने इतनी बातें जानने का प्रयास किया। वेदों के बारे में थोड़ी सी बातें और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलो वो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तब हम जानेंगे, लेकिन इसमें हम इतना ही रखते हैं। तो आगे जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल में मैंने आपको बताया था कि 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और 10वां मंडल, 10वें मंडल में हमें वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो वर्णन हमें मिलता है वो हमें 10वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल को सबसे बाद में, एक पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। और कैसा मंडल है ये नवीनतम मंडल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। इतनी बातें हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है। ऋग्वेद,
ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह, मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में कुछ और जानकारी हम ऋग्वेद की देखेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसमें सूक्तों की संख्या मैंने आपको बताई थी, मूल रूप से इसमें 1017 सूक्त थे, लेकिन बाद में इसमें बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट के रूप में बालखिल्य सूक्त जोड़ दिए गए। कितने जोड़े गए? 11 सूक्त। इस प्रकार से इसमें टोटल सूक्तों की संख्या कितनी हो गई? 11 जोड़ेंगे तो आएगा 1028 सूक्त। तो वर्तमान में ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो हम कहेंगे 1028 सूक्त। और अगर हमसे क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में मूल रूप से कितने सूक्त थे, तो आप कहोगे 1017 सूक्त। और इसमें बालखिल्य सूक्तों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे 11 सूक्त। हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है? ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह है, मतलब सूक्त पूछे गए हैं। ना हमसे मूलता सूक्त पूछे गए हैं, ना ही हमसे बालखिल्य सूक्त पूछे गए हैं। तो हमें पता है कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। पहली बात तो यह हो गई कि हमारा आंसर इसमें 1028 है। 1017 इसमें आंसर है नहीं, 11 इसमें आंसर है नहीं, तो आपको लगाने में आसानी है। लेकिन वहीं मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पीसीएस पूछे, और पीसीएस जब क्वेश्चंस पूछता है तो वो उसमें 1017 सूक्त भी दे देगा, 1028 सूक्त भी दे देगा, और 11 सूक्त भी दे देगा, और अन्य एक नंबर कोई और दे देगा चौथे ऑप्शन के रूप में। वहां पर आपको कंसीडर करना किस आधार पर है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मूलता सूक्त पूछा गया है तो 1017, बालखिल्य तो 11, और टोटल तो 1028। इस प्रकार से जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो इतनी बातें हम लोगों को जानने को मिलती हैं। और इसमें मंत्रों का संग्रह कितना है, जिन्हें ऋचाएं कहा जाता है? ऋचाएं हैं 10,462। कुछ पुस्तकों में 10,500 के लगभग भी दे रखी है, लेकिन आप लोग 10,462 को ही ऑथेंटिक मानेंगे, क्योंकि ये नंबर मैंने एक तो एनसीईआरटी की पुस्तकों से, ल्यूसेंट की जीके की पुस्तक देखकर, और एक और बुक आती है केसी श्रीवास्तव जी की, उस पुस्तक से देखकर मैंने ये संख्या ली है। इसीलिए उन बुकों के आधार पर ये संख्या ऑथेंटिक है। आप लोग जब भी क्वेश्चन में आए तो 10,462 ही लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं का उच्चारण करने वाले, ऋचाओं का उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं, उनको होत्री कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक। यज्ञ के दौरान जब ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, उन ऋषियों को होत्री कहा जाता है। ठीक। इतनी बातें हमारी इसमें थी। दूसरे से सातवां मंडल, दूसरे से सातवां मंडल, ये सबसे प्राचीन मंडल है, पहले जोड़े गए थे। और पहला और 10वां मंडल, ये नवीनतम मंडल है, सबसे बाद में जोड़े गए थे। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाएं। देखिए, अथर्ववेद में खंडों का संग्रह है, मतलब अथर्ववेद में कितने खंड हैं, कितने सूक्त हैं, और कितने मंत्र हैं, इतनी बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो यह है कि अथर्ववेद के बारे में मैंने आपको बताया था, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई थी। और इन्हीं को संयुक्त रूप से मिलाकर दोनों ऋषियों को अथर्वा ऋषि कहा जाता है। अथर्वण
और अंगिरस ऋषियों के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी और इनको पुस्तकों में अथर्वा दोनों को मिलाकर अथर्वा ऋषि भी कहा जाता है। जिस प्रकार का क्वेश्चन आए उस प्रकार का आप लोग आंसर करने का प्रयास करें। और चूंकि अथर्वण तथा अंगिरस ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई, इसीलिए इस वेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वांगिरस। ठीक, मैंने आपको और भी बताया था कि इसको महिवेद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सूक्त है, पृथ्वी सूक्त। वो अथर्व वेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है। कौन सा सूक्त? पृथ्वी सूक्त। और सबसे महत्वपूर्ण सूक्त होने के कारण इस वेद को महिवेद भी कहा जाता है। ये एक बात हुई। दूसरा, ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में कौन कौन सी ऋचाएं, किस किस प्रकार की ऋचाएं दे रखी हैं? औषधीय ऋचाएं, औषधि का मतलब है इसमें ऐसे मंत्र दे रखे हैं जिनसे विभिन्न ऋषियों के द्वारा उपचार किया जाता है। तो ये जो अथर्ववेद है, ये चिकित्सा से संबंधित है। इसमें ऐसी ऋचाएं दे रखी है जो जादू टोने से संबंधित है, जादू टोने से संबंधित ऋचाएं हैं। इसमें वशीकरण के मंत्र हैं। किसी को वश में करना है, अथर्ववेद पढ़ो और वश में कर लो। आगे इसमें शाप से संबंधित ऋचाएं दे रखी हैं। इसमें वरदान से संबंधित ऋचाएं दे रखी हैं। ठीक, इस प्रकार से इतनी चीजें इसमें दे रखी हैं अथर्ववेद में। अब चूंकि इसमें औषधीय है और औषधीय मंत्र होने के कारण इसको भेषज वेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भेषज वेद? भेषज वेद क्योंकि, क्यों? चिकित्सा के कारण, चिकित्सा के कारण इसको भेषज वेद भी कहा जाता है और पृथ्वी सूक्त के कारण इसको महिवेद कहा जाता है। अथर्वा और अंगिरस ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई, इसीलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने खंड हैं और कितने सूक्त हैं, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें खंडों की संख्या है, यानी कि खंड या मंडल या कांड कहेंगे, इसमें 20 कांड हैं। 20 कांड हैं इसमें और इसमें 730 सूक्त हैं और 5987 के लगभग इसमें मंत्र हैं। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 इसमें मंत्र हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में खंडों का संग्रह है। कितने खंडों का? 20 खंडों का संग्रह है, यानी कि 20 कांड हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त हैं, इसमें सूक्त कितने हैं? 730 सूक्त। ठीक, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पुरालेख विद्या, जब मैंने आपको पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन पढ़ाया था, उसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जब हम, जिसमें हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो अभिलेख किसी पत्थर पर लिखे हो, किसी शिला पर लिखे हो, चाहे वो किसी मंदिर या इमारत पर लिखे हो, उसको क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्राफी। क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। पुरालेख शास्त्र, इसी को कहते हैं एपिग्राफी। ठीक, एपिग्राफी कहते हैं। अब देखिए, पहला है सिक्कों का अध्ययन। अब सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। तो पहली बात तो यह है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स।
न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो ये पुरालेख विद्या तो है नहीं, तो सिक्कों का अध्ययन पहला ऑप्शन नहीं है। शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र। मैंने कहा कि पुरालेख शास्त्र क्या है कि चाहे किसी शिला पर लिखे गए लेख, चाहे ताम्र पत्रों पर लिखे गए लेख, चाहे किसी इमारत पर लिखे गए लेखों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं पुरालेख शास्त्र, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों के अध्ययन से। ठीक, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। महाकाव्यों का अध्ययन, देखो ये जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से? एक महाभारत और दूसरा रामायण। ये ब्राह्मण ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं महाकाव्य। दो महाकाव्य हैं, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत में मूल रूप से 8,800 मंत्र थे, 8,800 श्लोक थे। अब इसीलिए इसको उस समय जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जय संहिता। बाद में, वर्तमान में इसमें लगभग 1,00,000 मंत्र हैं। इसको अब कहा जाता है सत सहस्री संहिता। ठीक, इसको पहले क्या कहा जाता था? इसको जय संहिता कहा जाता था। और इसकी रचना किसने की थी? महर्षि व्यास के द्वारा। महर्षि व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक, तो ये महाकाव्यों के बारे में जानकारी। भूगोल का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शिलालेखों का अध्ययन। पुरालेख शास्त्र, पुरालेख विद्या कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ जाएं। देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा। पहली बात तो यह है, मैंने आपको बताया था जब जिस समय लेख लिखने की शुरुआत हुई थी। भाई, लेख लिखने की शुरुआत किस समय से मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के काल में जब लेख लिखे गए थे उस समय हमें लिपि तो मिलती है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो लेख उस समय मिलते थे। उस समय की लिपि कौन सी थी? चित्राक्षर लिपि। पहला था पाषाण काल। भाई, सबसे पहले हम पाषाण काल को पढ़ते हैं, लेकिन पाषाण काल के समय के कोई भी लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं है। और जिस समय के हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको कहते थे प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहते थे? आद्य पूरा इतिहास, पूरा पाषाण काल प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता था, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है। दूसरा, जिस समय हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता आती है। किस दृष्टि से? कालक्रम की दृष्टि से। लेकिन अगर तकनीकी दृष्टि से हम देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से पहले और पाषाण काल के बाद क्या आता है? ताम्रपाषाण काल। क्योंकि सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया, तो वो तकनीकी दृष्टि है कि पहले तांबे का प्रयोग हुआ, फिर कांसे का प्रयोग हुआ और फिर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग हुआ। लेकिन कालक्रम में जब हमें जो बस्तियां प्राप्त हुई ताम्रपाषाण काल की और हड़प्पा सभ्यता की, ऐसा पाया गया कि ताम्रपाषाण काल की बस्तियों का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद, लगभग परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के समय की हमें मिलती है, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व की। ठीक, इसीलिए कालक्रम की दृष्टि से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ताम्रपाषाण काल से पहले रखते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के समय में लिपि का प्रयोग तो किया जाता था, लेकिन उस समय की चित्राक्षर लिपि, हड़प्पा सभ्यता के समय में चित्राक्षर लिपि का प्रयोग होता था, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, और इस समय के समय को क्या कहते थे? प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसको कहते थे प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, इसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता में आते हैं तब हमें वैदिक काल की जानकारी किससे मिलने लगती है? हमें मिलने लगती है वेदों से, इसकी हमें जानकारी मिलने लगती है। हमें सिक्कों पर ठप्पे भी मिलने लगते हैं वैदिक काल से ही।
वैदिक काल से नहीं, वैदिक काल के बाद में। इस समय वैदिक काल में तो वस्तु व्यापार के, वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता था। और उस समय हमें किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होने लगा था? उस समय भाषा थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग होता था? एक तो ब्राह्मी लिपि, और फिर आगे चलकर खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। और फिर आगे चलकर यूनानी तथा आर्मेक लिपियों का भी प्रयोग किया गया। आर्माइक, आर्माइक यूनानी लिपि। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हम अगर ऑप्शन में जाएं, हमसे पूछा है प्राचीन काल की स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा। पहली बात तो यह है कि जो ये ब्राह्मी है, ये भाषा नहीं है, ये क्या है? ये लिपि है। ठीक, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। खरोष्ठी जो है ये भी लिपि है, ये भाषा तो है नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये लिपि है। और हमें जब प्राकृत भाषा के बाद में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो थी संस्कृत भाषा, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, बाद में फिर पाली भाषा का प्रयोग किया गया। तो हमसे पूछा है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक, ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी है ये भाषा नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत, और पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पर हम आगे देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। मैंने आपको बताया कि पाषाण काल के समय में, उस समय तो व्यापार होता नहीं था। पाषाण काल के समय, पाषाण काल में व्यापार होता नहीं था, क्योंकि उनकी जीविका किस प्रकार से चलती थी? आखेटक और खाद्य संग्राहक के आधार पर चलती थी। आगे फिर वो नव पाषाण काल के समय में खाद्य उत्पादक हो गए थे, लेकिन उस समय भी वो लोग व्यापार नहीं करते थे, अपना अपना खाद्यान्न उत्पादन करते थे, पशुचारण करते थे, और उसके आधार पर उनकी जीविका चलती थी। आगे अगर पाषाण काल के बाद हम देखें, जब हड़प्पा सभ्यता में हम आए, हड़प्पा सभ्यता में हमें व्यापार के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस तरह से होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। इसके बाद वैदिक काल में भी, वैदिक काल में भी व्यापार किस प्रकार से होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। इसके बाद जब वैदिक काल कब तक रहा था? वैदिक काल रहा था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। और इसके बाद में महाजनपदों का काल आया। महाजनपद काल, इसी समय में धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, यानी कि बौद्ध और जैन का उदय हुआ। और इसी समय में महाजनपद काल आया, बौद्ध जैन का उदय हुआ, और इसी समय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापार जो है वो मुद्रा के माध्यम से व्यापार होने लगा। और इस समय में किस प्रकार की मोहरों का प्रयोग किया जाता था? आहत मुद्राओं का। महाजनपद काल, या इसी को पहला जो नगरीकरण हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, फर्स्ट नगरीकरण था। और दूसरा नगरीकरण इसीलिए, जब महाजनपद काल में 600 ईस्वी पूर्व के समय में, जिस समय दूसरा नगरीकरण हुआ, जब मुद्राओं के माध्यम से व्यापार होने लगा, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरा नगरीकरण माना जाता है।
इसी समय में पहली बार मुद्राओं का व्यापार के लिए धातु की मुद्राओं का प्रयोग होने लगा था। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था ये बात कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्राओं के माध्यम से व्यापार होने लगा था, महाजनपद काल में व्यापार होने लगा था, बुद्ध काल में व्यापार होने लगा था, या सेकेंड दूसरे नगरीकरण के दौरान मुद्राओं का प्रयोग होने लगा था। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या ऑप्शन है, इस आधार पर हम लगाने का प्रयास करेंगे। तो जो ये आहत मुद्राएं थी, इनको निष्क या शतमान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क, शतमान। इसी समय की मुद्राओं को माशक, अर्धमाशक, द्वयमाशक इस प्रकार से भी कहा जाता था। वो कम मूल्य की मुद्राएं होती थी, ये उच्च मूल्य की मुद्राएं थी, निष्क और शतमान। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में तो उस समय व्यापार होता ही नहीं था। ठीक, तो इसको हड़प्पा सभ्यता तो हो नहीं सकता। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता था। बुद्ध काल में देखो, ये बुद्ध काल के समय में ही व्यापार होने लगा था। और बुद्ध काल कब का है? ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। मौर्यों के काल में आगे तो व्यापार होने लगा था। हमसे पूछा है धातु के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस समय? बुद्ध काल में। सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों को माना जाता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो मैंने आपको बताया था वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। अब मैंने आपको बताया था ये जो है ये संकलन करता है, इन्होंने रचना नहीं की है, इन्होंने संकलन किया है। जितने भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, उनके मंडल, सामवेद, यजुर्वेद मिले, उनको एकत्रित किया है, उनका संकलन किया है। फिर इनकी रचना कैसे? जब विभिन्न ब्रह्म ऋषियों जैसे गृहस्थमत, जैसे विश्वामित्र, अत्रि जी द्वारा अपनी साधना के माध्यम से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान से उन्होंने विभिन्न मंडलों के और विभिन्न वेदों की रचना की थी। अब ये जो ज्ञान उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया था? अपनी साधना से, देवी देवताओं से, या अलौकिक शक्ति से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि सुना हुआ जो ज्ञान था, उसी से उन्होंने वेदों की रचना की। इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है, इन्हें कहा जाता है श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य का, श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। हाँ? ठीक, तो वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति कहा जाता है। आप पूछे कि शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है ये वेदांग का एक भाग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त पहला वेदांग है। स्मृति क्या है? ये धर्मशास्त्र का एक भाग है, क्योंकि धर्मशास्त्र मैंने आपको पढ़ाए थे। धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र, स्मृति, निबंध और टीका, इन चारों को मिलाकर धर्मशास्त्र बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, आगे बढ़ जाएं। देखिए वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, जिनसे हमें प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमें विभिन्न ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही वेदों में है। वेद का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, शक्ति, कुशलता, ये नहीं। वेदों का शब्द, शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। देखिए भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा जाता है, किसमें खोजा जा सकता है, ये देखते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सामवेद के बारे में। तीसरा वेद था सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद में ऐसी ऋचाओं का संकलन है, सामवेद में कैसी ऋचाओं का संकलन है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। और चूंकि वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है,
और सबसे प्राचीन होने के कारण और सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति या संगीत का जनक जो किसे कहा जाता है, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि पहली बार हमें गाने की जो प्रवृत्ति प्राप्त होती है वो कहां पर प्राप्त होती है, वो सामवेद के मंत्रों में। जब ऋषिजन यज्ञ के दौरान इन ऋचाओं का गायन करते थे, इन ऋचाओं का क्या करते थे, गायन करते थे, उन ऋषियों को क्या कहा जाता था, उद्रात्री। उन ऋषियों को कहा जाता था उद्रात्री, क्या कहा जाता था, उद्गाता। ऋषियों को उद्गाता कहा जाता था। अब सामवेद में कुछ शाखाएं थी सामवेद की, भाई ऋग्वेद यजुर्वेद सबकी शाखाएं हैं, ऐसे ही सामवेद की कुछ शाखाएं थी। कौन कौन सी थी, तो इसकी एक शाखा थी कौथुम। कौथुम। दूसरी शाखा थी राणायनी। तीसरी शाखा थी जैमिनी। जैमिनी शाखा को ही तलवाकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तलवाकर कहा जाता था। ये सामवेद की शाखाएं थी। तो सामवेद, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो सामवेद में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। ये सामवेद की, मैंने वेदों के आपको उपवेद भी पढ़ाए थे। इस सामवेद का एक उपवेद मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व वेद के रचयिता थे नारद जी। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। पहली बात तो यह है कि भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। यह क्या है, उपनिषद है। अच्छा, यह उपनिषद जो है, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। और वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। इसमें मुंडकोपनिषद जो है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। किसका उपनिषद है, अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। भाई ऋग्वेद के बारे में बहुत सी जानकारी मैंने आपको दी है। ऋग्वेद के कुछ शाखाएं, शाकल शाखाएं हैं ये, वाष्कल, अश्वलायन, मंडुकायन, शंखायन, मंडुकायन, ये क्या है, ऋग्वेद की शाखाएं हैं। शाकल शाखा इस समय की वर्तमान जीवित शाखा कौन सी है, शाकल शाखा है। मत्स्य पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है। हमें विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती, ठीक। और दूसरा, हमें वायु पुराण से गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने पाने का प्रयास किया, ठीक। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, देखते हैं कि कोई चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं। ज्योग्राफी में हम सोच रहे हैं कि ज्योग्राफी में कुछ चीजें शुरू करने का प्रयास करें, क्योंकि ज्योग्राफी जो विषय है उसमें मेन बात यह है कि हमारा ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या हम पुस्तक लेकर ज्योग्राफी पढ़ने लग जाएं, या हमें किस प्रकार से ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, इस बात पर हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना है कि हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उससे आपको बहुत सारी चीजें, इतिहास भी भूगोल पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम अपने भारत के मैप को जान जाते हैं, कुछ नदियों को जान जाते हैं, कुछ क्षेत्रों को जान जाते हैं, तो उससे हमें इतिहास पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम इतिहास जानने के स्रोत के बाद जब हम इतिहास शुरू करते हैं, तो प्रारंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का समय, उसमें हम पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो उसमें बहुत सी साइट्स आती है, बहुत से क्षेत्र आते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि देखो पूरा पाषाण काल का क्षेत्र भारत में इस जगह पर है, पाकिस्तान में इस जगह पर है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ जानकारी मैपिंग की होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे और मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अध्ययन को आसान बनाया जा सके। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।